हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जय हो स्टडी। मैं हूं निशांत और मैं आपके लिए लेकर आया हूं साइकोलॉजी का पांचवा लेक्चर। और इसमें हम सीखेंगे कि लर्निंग क्या होती है, कंडीशनिंग क्या होता है। हमारे एचईओ सिलेबस में ये एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ है। तो जो जो टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं हमारे एचईओ के सिलेबस में, हम उनको डिटेल में देखेंगे और समझेंगे कि एचईओ के लिए ये कितने इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नेचर क्या है और मीनिंग क्या होता है लर्निंग का, यानी सीखने की प्रकृति और उसका अर्थ हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो डेफिनेशन ये कहती है कि लर्निंग इज एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और बिहेवियरल पोटेंशियल बॉट अबाउट बाय एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। यानी सीखना अनुभव या अभ्यास द्वारा व्यवहार या व्यवहारिक क्षमता में होने वाला कोई भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको टर्म देखना है रिलेटिवली परमानेंट। यानी सीखने की कला जो है वो आपके बिहेवियर में अपेक्षाकृत एक परमानेंट जगह ले लेती है। आपके कॉग्निटिव बिहेवियर में उसका एक जगह निर्धारित हो जाता है। अपेक्षाकृत परमानेंट इसलिए है, यानी जैसे आप कोई स्किल सीखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने गिटार सीखा, आपने प्रैक्टिस करी, आपने गिटार सीखा, आपने गिटार अच्छा बजाना शुरू किया। फिर अगर आपने उस प्रैक्टिस को छोड़ दिया, आपने गिटार बजाना छोड़ दिया, तो आज से 5-10 साल बाद हो सकता है कि आपके गिटार बजाने की क्षमता में कमी आ जाए या फिर आप भूल ही जाएं कि कैसे गिटार बजाना है। अगर आप ड्राइविंग सीखते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो पहले आपको ड्राइविंग के बारे में कुछ नहीं पता होता है। फिर आप धीरे धीरे ट्रेनिंग लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर आप गाड़ी चलाने लगते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने गाड़ी चलानी छोड़ दी, 15-20-10 साल बाद आपने फिर गाड़ी चलाने की कोशिश की, तो आपको समझ नहीं आएगा कि आप गाड़ी को कैसे पार्क करें, आपका लेफ्ट साइड राइट साइड कैसे आप उसको रोड पे मैनेज करें, कैसे ड्राइव करें। तो ये इसी को कहते हैं कि लर्निंग जो होती है एक रिलेटिवली परमानेंट बिहेवियर होती है। परमानेंट नहीं होती है, लगभग अस्थाई होती है। यानी आपको उस स्किल को बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है, बार बार सीखने समझने की जरूरत पड़ती है। अब लर्निंग में क्या होता है कि लर्निंग इन्वॉल्व्स नॉलेज, हैबिट, स्किल, एटीट्यूड, वैल्यूज एंड बिहेवियरल पैटर्न। यानी आपको ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो उसमें ब्रेक कहाँ होता है, एक्सीलरेटर कैसे होता है, गियर कब लगता है, क्लच का क्या यूज है, ये सब नॉलेज आपको होनी चाहिए। फिर आप उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आदत पड़ेगी। फिर आपकी ड्राइविंग स्किल इंप्रूव हो जाएगी, तो वो आप एक स्किल एक्वायर कर लेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। फिर आपको समझ में आएगा कि इस ये जो है आपके बिहेवियर में ड्राइविंग आ गई है, यानी आपने उसको ऑलमोस्ट परफेक्ट कर लिया है उस स्किल को। वही बात नीचे लिखी गई है, समझाई गई है कि अपेक्षाकृत स्थायी का अर्थ है जब कुछ सीखा जाता है तो मस्तिष्क में कुछ शारीरिक या तंत्रिकी परिवर्तन होते हैं जो उस जानकारी को संग्रहित कर लेते हैं, पर ये परमानेंट नहीं होते हैं। लर्निंग इज इन्फर्ड फ्रॉम परफॉर्मेंस। यानी अगर मैं आपको देखूं, आपने ड्राइविंग सीख ली है और आप बेहतरीन तरीके से कार चला लेते हैं या ड्राइव कर लेते हैं बाइक को, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपकी लर्निंग जो है वो बहुत अच्छी है। तो आपके परफॉर्मेंस को देखकर, आपके प्रदर्शन को देखकर आपने किस तरीके का स्किल एक्वायर किया है, कैसे सीखा है, उसके बारे में भी कोई थर्ड पर्सन बता सकता है। इसी बात को बताया गया है कि लर्निंग जो है, सीखने का अनुमान आपके प्रदर्शन से भी लगाया जा सकता है। अब नीचे वही एग्जाम्पल दे रखा है। अ टीचर इन्फर्स दैट अ स्टूडेंट हैज लर्नड अ पोएम व्हेन द स्टूडेंट रिसाइट्स इट करेक्टली। यानी अगर कोई बच्चा कविता याद कर लेता है और शिक्षक को बहुत ही अच्छे तरीके से या क्लास में सुना देता है, बिना कोई लाइन मिसरा कुछ भी भूले हुए, अगर वो कविता पूरी कर देता है, तो शिक्षक या पूरी क्लास ये इन्फर कर सकती है कि बच्चे को वो पूरी पोएम जो है वो अच्छे तरीके से याद है। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या सीखने समझने को है हमें। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, यानी सीखने की विशेषताएं क्या है। तो सीखने में भी कुछ विशेषताएं हैं, आइए उनको समझते हैं। लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट, यानी जो
जो स्किल हमने सीखा है वो रिलेटिवली परमानेंट है, अपेक्षाकृत स्थायी है, ना कि स्थायी है। अभी मैंने ऊपर आपसे डिस्कस किया कि ये टेम्पोररी नहीं, ये परमानेंट नहीं, पर ऑलमोस्ट परमानेंट चीजें हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने स्किल को बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, अपने नॉलेज को रिवाइज नहीं करेंगे, तो आपके मेमोरी से वो चीजें चली जाएंगी, आपका स्किल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। टेम्पोररी चेंजेस कॉज बाई फटीग, ड्रग और इलनेस आर नॉट लर्निंग। जैसे अगर आपको कोई बीमारी हो गई, कोई दवा आपने ले ली या फिर ड्रग्स ले लिए, उनसे जो आपने सीख, उनकी वजह से जो आपके कॉग्निटिव प्रोसेस में चेंजेस हुए, उनको लर्निंग नहीं कहते हैं, बल्कि वो बहुत ही टेम्पररी, फॉर द मोमेंट, बहुत ही मोमेंटरली चेंज होते हैं, जो कि आपको हो सकता है अगले दिन आप भूल भी जाएं। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या है लर्निंग के। तो लर्निंग इन्वॉल्व्स चेंज इन बिहेवियर, यानी अगर आपने कुछ सीखा है तो आपका एक बिहेवियर पैटर्न हो जाएगा उस लर्निंग के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने हिंदी बोलनी बहुत अच्छी सीख ली है तो आप लोगों से हिंदी में अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उस स्किल को आप दूसरों के सामने उजागर कर सकते हैं। इसी बात को कहा गया है कि आपके बिहेवियरल चेंजेस आ जाएगा अगर आपने कोई बात सीखी है। या नेगेटिव भी हो सकता है चेंज और पॉजिटिव भी हो सकता है। आपने कोई अच्छी बात सीख ली है, मान लीजिए आपने अच्छी हिंदी बोलना सीख लिया तो आप बहुत अच्छी हिंदी बोल सकते हैं। अब मान लीजिए आप में नेगेटिव चेंज क्या आ सकते हैं, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल पीना सीख लिया, जो कि गलत है, आपके हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है, तो आपके बिहेवियर में, आप जब भी कहीं अल्कोहल देखेंगे तो आप पी लेंगे, तो आपके बिहेवियर में वो नेगेटिव चेंज आ गया। आई होप आई एम क्लियर। आगे बढ़ते हैं। लर्निंग अकर्स थ्रू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, यानी आप जो सीखते हैं समझते हैं उसका अभ्यास करना भी जरूरी होता है, और आपके एक्सपीरियंस से भी आप कुछ चीजें सीख सकते हैं। जैसे बार बार अगर आप मैथ्स के सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक में मैथ्स के सवाल बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, आपको मैथ्स आ जाएगी। इसी बात को कहा गया है, ये सीखना अनुभव की तरह भी होता है। अगर आप किसी चीज को खुद पे एक्सपीरियंस करेंगे तो भी आप चीजों को सीख जाएंगे। यानी अगर आप फुटबॉल खेलते हैं, आपको शुरू में फुटबॉल नहीं आता या कोई भी स्पोर्ट नहीं आता, आप उसको खेलना शुरू करते हैं तो पहले दिन तो आप बहुत बुरा परफॉर्म करेंगे, फिर दूसरे दिन उससे बेटर परफॉर्म करेंगे। आप खुद फिर बैठ के आप में क्या कमियां हैं उनको एनालाइज करेंगे कि अच्छा, इधर किक मारनी चाहिए थी, ऐसे ड्रिबल करना चाहिए था, ऐसे खेलना चाहिए था। तो आप धीरे धीरे अपने खुद के एक्सपीरियंस से भी फुटबॉल खेलना सीख जाएंगे। इसी बात को यहाँ पे किया कहा गया है कि अभ्यास और अनुभव के द्वारा आप चीजों को सीख सकते हैं। लर्निंग हेल्प्स एडेप्टेशन, यानी सीखना अनुकूलन में सहायता करता है। लर्निंग जो है किसी भी इंडिविजुअल को उसके एनवायरनमेंट के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करने में सहायता करता है। यानी अगर आपको, फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए पहाड़ों में रहने वाले हैं, आपको एक मॉडरेट क्लाइमेट में रहने की आदत है, पर आप कोई शहर प्लेन्स में आए, फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में आप लखनऊ में आए, वहां पे बहुत गर्मी पड़ती है, तो आप जो धीरे धीरे आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से, उस गर्म वातावरण से आपकी बॉडी जो है वो एक्सपीरियंस के थ्रू धीरे धीरे एक्लेमेटाइज कर जाएगी। आपको पहले तो बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होगी, पर कुछ दिनों बाद आपको वही क्लाइमेट फिर नॉर्मल लगने लगेगा, और फिर आप उस गर्म वातावरण में रहने के लिए आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो शरीर है, वो एक्लेमेटाइज कर जाएगा और चीजें आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगी। लर्निंग में भी इंटेंशनल और इंसिडेंटल, सीखना उद्देश्यपूर्ण या आकस्मिक हो सकता है। जैसे कुछ चीजें डिलिबरेटली सीखी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गिटार नहीं आता, आपको गिटार बजाना है, आपका मन हो रहा है, तो आपको गिटार सीखना पड़ेगा। तो आपका एक कॉन्शियस डिसीजन है कि हाँ, कल से मैं गिटार सीखने के लिए लेसन्स लूंगा, या यूट्यूब से सीखूंगा, या पर्सनल कोच लेके फिर मैं गिटार बजाना सीखूंगा। ये आपका डेलिबरेट डिसीजन हो गया। और कुछ अनइंटेंशनल होता है, अनजाने में आप कहीं जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक बंदर को, मान लीजिए आपने कुछ दूर उससे केले रख दिए खाने को,
और वो अपने हाथ से उठा नहीं सकता है, और उसके आसपास कोई स्टिक होगी, तो पहले तो उसे समझ में नहीं आएगा कि उस स्टिक, उस डंडे का प्रयोग करके वो केले को अपने पास कैसे ला सकता है। पर जब उसको भूख बढ़ेगी और वो अचानक से वो इधर उधर हाथ पैर मारेगा, उसी में वो बंदर जो है वो डंडा उठाकर और केले को अपने पास अगर खींच लेता है और खा लेता है, तो ये एक तरीके से हो गई अनइंटेंशनल लर्निंग। अब जब वो उससे कुछ, जब भी कोई खाने की वस्तु उससे दूर रखी जाएगी और वो बंदर उसके आसपास अगर कोई डंडा देखेगा, कोई स्टिक देखेगा, तो उस डंडे का यूज करके उस खाने की चीज को वो अपने पास ले आएगा और फिर खा लेगा। तो ये उसकी हो गई अनइंटेंशनल लर्निंग, जो कि उसने बहुत ही टफ सिचुएशन में, एक टफ सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए अचानक से उसने सीख लिया। आई होप इतनी बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। लर्निंग वर्सेस मैचुरेशन, यानी सीखना बनाम परिपक्वता। अब सीखने और परिपक्वता में क्या अलग अलग अंतर है, इसको हम समझते हैं। तो लर्निंग, जैसे हमने ऊपर अभी डिस्कस किया कि लर्निंग इज डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, यानी अभ्यास और अनुभव के आधार पर हम चीजें सीखते हैं। जबकि मैचुरेशन है वो आपका जेनेटिक ब्लूप्रिंट और बायोलॉजिकल ग्रोथ पे डिपेंडेंट होता है। यानी जेन जेन जेनेटिकल ब्लूप्रिंट जो है आपका, अनुवांशिक संरचना और जैविक विकास, वो आपके मैचुरेशन को भी अफेक्ट करते हैं। हमने पहले के क्लासेस में समझा था कि मैचुरेशन क्या है। एक छोटा बेबी जो होता है वो पहले क्रॉल करता है, फिर धीरे धीरे घुटनों पे अपने खड़ा होता है सपोर्ट से। उसके बाद वो सपोर्ट लेके पूरी तरीके से खड़ा हो जाता है, और कुछ महीनों बाद वो बिना सपोर्ट के ही चलने लगता है। तो क्रॉलिंग से लेकर वॉकिंग तक उस बेबी में, उस चलने की ये जो प्रोसेस है, चलने का जो उसने स्किल सीखा है, उसको हम मैचुरेशन कहते हैं। और ये मैचुरेशन उसके बायोलॉजिकल ग्रोथ, कि उसके हाथ पैर कितने स्ट्रांग है, उसका जेनेटिक ब्लूप्रिंट, अगर उसके फैमिली में लोग काफी फिजिकली स्ट्रांग हैं तो वो भी फिजिकली स्ट्रांग होगा, ऐसे चांसेस हैं। तो इस तरीके से जेनेटिक्स और बायोलॉजिकल ग्रोथ, ये दोनों उसके मैचुरेशन को अफेक्ट करेंगे। आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे अभी मैंने ड्राइविंग का आपको दिया था, तो लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल रिक्वायर्स प्रैक्टिस, वैसे ही कार चलाने के लिए भी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। इंक्रीज इन हाइट और ब्रेन साइज विथ एज इज मैचुरेशन, यानी ग्रोथ, बायोलॉजिकल ग्रोथ कैसे होती है, ब्रेन का साइज कैसे बढ़ फंक्शन करता है ब्रेन एक उम्र के बाद, वो सब जेनेटिक्स और बायोलॉजिकल ग्रोथ पे डिपेंडेंट होते हैं, मैचुरेशन डिपेंडेंट होती है। आइए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग, यानी सीखने के प्रकार। तो सीखने के प्रकार, सबसे पहले मोटर लर्निंग, मोटर अधिगम। यानी मोटर लर्निंग क्या होता है, तो आपको मोटर स्किल्स सीखनी पड़ती हैं प्रैक्टिस के थ्रू। मोटर अधिगम में अभ्यास के माध्यम से मोटर कौशल को प्राप्त करना शामिल है। फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग, ड्राइविंग, क्लाइंबिंग, ये सारी चीजें आपको अपने मोटर स्किल्स को प्रैक्टिस करके और सीखना पड़ता है। जैसे आप, अगर आपको स्विमिंग नहीं आ रही है तो आप स्विमिंग करने जाते हैं, सीखते हैं, तो आपको वहां पे कोई गाइड करने वाला होता है, कोई कोच होता है जो आपको बताता है कि आपको आगे कैसे हाथ चलाने हैं, पीछे कैसे पैर चलाने। तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करके ही सीखने को आती हैं। आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट लर्निंग। कंसेप्ट लर्निंग रेफर्स टू क्लासिफाइंग ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स। यानी अगर आपको पता है कि एक डॉग है, वो चार पैरों पर चलता है, तो आपने एनिमल, ये एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा एनिमल है जो कि भौंकता है और चार पैरों पर चलता है जैसे कि डॉग है। तो आपको चार पैर पर चलने वाले सारे जानवर आपको ये समझ में आएंगे कि ये मुंह से बोलेंगे, बात करेंगे, या फिर इस तरीके से रिएक्ट करेंगे, और ये सारे एनिमल होंगे, ये मनुष्य नहीं होंगे। तो इसी बात को कहा जा रहा है कि आप जब चीजों को ऑब्जर्व करते हैं उनके कॉमन फीचर्स पे, कि चार पैर पर चलने वाले सारे प्राणी जो हैं वो जानवर हैं, और दो पैर पर चलने वाले सारे मनुष्य हैं, तो इस तरीके से आप कंसेप्ट लर्निंग करते हैं। आगे देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, विभेदीकरण अधिगम। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग इज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट स्टिमुलाई। यानी आपको, आप अगर रोड क्रॉस कर रहे हैं और रोड क्रॉस करते समय आपको कोई छोटा सा हल्का हॉर्न सुनाई देता है, तो आपको पहले से पता होता है कि
छोटी गाड़ी होगी, फॉर एग्जांपल स्कूटी आ रही होगी, लेकिन बहुत भारी बहुत तेज अगर हॉर्न सुनाई दे रहा है तो आप ये आभास करेंगे कि या ट्रक आ रहा है, बस आ रही है। इस तरीके से आप अलग अलग स्टिमुलाई यानी उद्दीपकों के बीच आप डिफ्रेंशिएट करने की आप में क्षमता आ गई है। इसी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग या विभेदीकरण अधिगम। आगे बढ़ते हैं, वर्बल लर्निंग क्या होती है, यानी मौखिक अधिगम क्या होता है। तो वर्बल लर्निंग इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस, यानी शब्दों और भाषाओं के द्वारा हम वर्बल लर्निंग करते हैं। जैसे कि मनुष्य जो हैं, इनके इनमें ये सबसे खास बात होती है कि ये कम्युनिकेशन के थ्रू भी चीजें लर्न करते हैं। स्किल लर्निंग, यानी स्किल लर्निंग का मतलब हुआ कि आप जितने कॉम्प्लेक्स टास्क को एफिशिएंटली और स्मूथली कर लेते हैं प्रैक्टिस से, उसी को स्किल लर्निंग कहते हैं। यानी जटिल कार्यों को सुचारू और कुशल ढंग से करने को स्किल लर्निंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइपिंग, राइटिंग और ड्राइविंग। जैसे आपको शुरू में ABCD लिखने नहीं आती थी, आपने ए बनाना शुरू किया, फिर बी बनाया, सी बनाया। अब आज तक अब आपको कोई कुछ नहीं कहता है, पर आप ABCD कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बिना किसी के बताए, बिना किसी से पूछे आप खुद भी लिखते रहते हैं, दिन भर लिखते हैं, सारे अल्फाबेट्स लिखते हैं। आपको इतनी प्रैक्टिस आ गई है कि राइटिंग स्किल आपकी परफेक्ट हो गई है। इसी बात को कहा जा रहा है कि स्किल लर्निंग में आप चीजों को स्मूथली और एफिशिएंटली कर लेते हैं, क्योंकि आप सालों की आपके पास प्रैक्टिस होती है। अब आगे बढ़ते हैं, कंडीशनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग यानी शास्त्रीय अनुबंधन क्या होता है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग के एक तरीके से सबसे फेमस जो थिंकर हैं, इवान पावलोव, आपसे मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ये एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने डिस्कवर किया क्लासिकल थिंकिंग को। आपको ये सवाल MCQ में पूछा जा सकता है कि क्लासिकल थिंकिंग के प्रणेता या जनक कौन थे, तो आपको नाम पता होना चाहिए। या इवान पावलोव ने क्या कौन सी थ्योरी दी है, तो आपको थ्योरी पता होनी चाहिए MCQs के बेसिस पे। तो आइए देखते हैं इवान पावलोव ने ये क्या सिस्टम सोचा, क्या समझा कि ये कंडीशनिंग कैसी है, क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है। तो इन भाई साहब ने ये डिस्कवर किया कि जो कुत्ते होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे एक्ट करता है। तो छोटी सी स्टोरी बता दूं कि इनके पास इनके घर में जो डॉग था, तो ये जब उसके सामने फूड ले जाते थे तो वो नॉर्मली खा लेता था। फिर इन्होंने देखा कि वहां पे सिर्फ खाने की प्लेट रखी है, उसमें खाना नहीं रखा है, पर कुत्ते का खाने का समय हो गया है। जब कुत्ते का खाने का समय हो गया है तो वो कुत्ता सलेवेट कर रहा है, लार गिरा रहा है अपने मुंह से। तब इनके दिमाग में ये बात स्ट्रक करी कि आखिर ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो इस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उसी एक्सपेरिमेंट को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं ताकि हमें भी ये चीज क्लियर हो जाए। तो क्लासिकल कंडीशनिंग इन्होंने बताया कि क्लासिकल कंडीशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एन इनवॉलेंटरी और रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस अदर देन न्यूट्रल स्टिमुलस। यानी अब यहाँ पे इन्होंने स्टिमुलस का बात किया है। तो स्टिमुलस में आपको बता दूं कि वो चीजें होती हैं जो आपके अंदर किसी बिहेवियरल चेंज, किसी रिएक्शन को जन्म देती हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग जो है वो खाने को देखकर सलाइवेट कर रहा है, ये उसका नेचुरल रिस्पॉन्स है। अब वही डॉग जो है, खाना उस प्लेट में नहीं रखा है, फिर भी जब उसके खाने का टाइम हो गया है तो प्लेट को ही देख के सलेवेट कर रहा है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है उसका माइंड कि अब इसमें खाना आएगा। अब उसको भूख लगी है तो अब इस प्लेट में खाना आएगा। अब वो प्लेट और खाने को कोरिलेट कर ले रहा है। आइए समझते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट क्या कहता है। पावलोव का जो एक्सपेरिमेंट है, तो जब इन्होंने नोटिस किया कि डॉग जो है वो खाने को देखकर या ऐसे जब खाना प्रेजेंट होता है तो वो नेचुरली सलेवेट करता है, वो लार टपकाता है। अब इन्होंने क्या किया कि एक मेट्रोनोम जो एक तरीके की घंटी थी, उसको इन्होंने खाने के साथ एसोसिएट कर दिया। वो कैसे किया, तो उन्होंने जब खाना दिया तो फिर घंटी बजाई साथ में। ऐसे उन्होंने कई दिनों तक किया। तो अब कुत्ते के कॉन्शियस माइंड में, कुत्ते के कॉग्निटिव थिंकिंग में ये बात आ गई कि जब घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा और खाना आएगा तो घंटी बजेगी। फिर उन्होंने क्या किया कि इन्होंने
खाने के साथ साथ पहले घंटी बजाई, जैसे यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस रखा। न्यूट्रल स्टिमुलस वो होता है कि जहाँ पे कोई नेचुरल स्टिमुलस उसके साथ, यानी नेचुरल स्टिमुलस मतलब जैसे कि खाना उसके साथ एसोसिएटेड नहीं हुआ। तो जब न्यूट्रल स्टिमुलस में उस घंटी को बजाया तो कुत्ते ने कोई रिएक्शन नहीं दिया उसको, क्योंकि खाना दिखा नहीं, वो उससे कनेक्ट नहीं कर पाया। फिर जब उन्होंने न्यूट्रल स्टिमुलस यानी कि जो कि घंटी थी, उसको अनकंडीशन स्टिमुलस यानी कि फूड को देखते ही जब कुत्ता जो है उसका अनकंडीशन रिस्पॉन्स आने लगा, यानी वो सलेवेट करने लगा, तो इन्होंने इन दोनों को एक साथ ऐड किया। जब खाना दिया तो घंटी बजाई, तो अब कुत्ता खाने और घंटी दोनों को ही देखकर सलाइवेट करने लगता है। फिर उन्होंने क्या किया कि इस प्रक्रिया को कुछ दिनों तक दोहराया, खाना और घंटी एक साथ दिया, बजाया, घंटी बजाई, खाना दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि अब सिर्फ घंटी बजाई, तो अब कुत्ते के दिमाग में जो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था, यानी खाने को देखते वो नेचुरल प्रक्रिया थी लार का बनना, वो अब कंडीशन रिस्पॉन्स में परिवर्तित हो गया। यानी उस घंटी को देखते ही कुत्ते के मुंह में लार बनने लगा, यानी उसे कंडीशनड रेस्पॉन्स में वो परिवर्तित हो गया। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं आपके लिए। आप जब बचपन में गर्मियों में आपके मोहल्लों में या फिर कॉलोनी में जैसे कोई घंटी बजती थी दोपहर में, तो आप बाहर जाके देखते हैं कि ये घंटी क्या है। तो मान लीजिए कि कोई जा रहा है साइकिल से, तो आप घर में चले आते। फिर आपने अगले दिन देखा कोई और उसी तरीके की घंटी बज रही है, लेकिन इस बार जो घंटी बजा रहा है वो आइसक्रीम बेच रहा है। अब आप आइसक्रीम देखकर आपको आइसक्रीम खाने का मन किया, आपने घर से पैसे लिए, आइसक्रीम खाए। अब आप जब भी आपको सुनाई देता है कि कोई घंटी बज रही है मोहल्ले में, तो आपके दिमाग में आता है कि आइसक्रीम वाला आ गया, मुझे आइसक्रीम खानी है। इस तरीके से आपका जो ब्रेन है वो उस घंटी से कंडीशनड हो जाता है। भले ही वो आइसक्रीम बेच रहा हो या ना बेच रहा हो, भले ही कोई और गुजर रहा हो, पर आपके दिमाग में आता था या आता होगा कि अरे अभी आइसक्रीम मिलने वाली है, आइसक्रीम कोई बेच रहा है। इसी बात को क्लासिकल कंडीशनिंग में पावलो ने एक डॉग के साथ इस एक्सपेरिमेंट को किया और दुनिया को बताया कि चीजें ऐसे हमारे ब्रेन में फंक्शन करती हैं। अब देखते हैं इनमें जो अनकंडीशनड स्टिमुलस और कंडीशनड स्टिमुलाई हैं वो क्या होते हैं, ताकि आपको आपको जो इन टर्म्स को लेकर कंफ्यूजन हो वो दूर हो जाए। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या होते हैं, यानी अननुकूलित उद्दीपक। तो ये नेचुरली अकर करते हैं और ये आपके अंदर इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। जैसे कुत्ते के अंदर के मुंह में लार का बनना खाने को देख के, ये एक खाना अनकंडीशनड स्टिमुलस हो गया। ठीक। अब देखते हैं अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या होता है, यानी ये ऑटोमेटिक और इनवॉलंटरी होता है। अनकंडीशनड स्टिमुलस को देख के, यानी भोजन को देख के कुत्ते के मुंह में लार बन जाना, ये नेचुरल रिस्पॉन्स है। फिर कंडीशनड स्टिमुलस क्या होता है, अब जैसे खाने के साथ पावलो ने घंटी घंटी बजानी शुरू करी, घंटी को ऐड कर दिया, तो जो न्यूट्रल स्टिमुलस था, यानी जिसकी वजह से कुत्ते को के अंदर कोई रिएक्शन नहीं होता था, वो अब कंडीशनड हो गया, क्योंकि वो खाने के साथ जुड़ गया। तो अब घंटी बजेगी तो कुत्ते के दिमाग में खाने की पिक्चर बन जाएगी। आइए देखते हैं आगे। तो कंडीशनड रिस्पॉन्स आएगा कुत्ते की तरफ से कि जब घंटी बजेगी तो वो सलेवेट करने लगेगा। इन्हीं सारी टर्म्स को हमने डिटेल में देख लिया। अब देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, या किन जो शास्त्रीय अनुबंध के निर्धारक हैं वो क्या हैं, कैसे हैं। तो डिटर्मिनेंट्स में जो है, डिलेड कंडीशनिंग जो होता है, वहां पे ये बताया जाता है कि विलंबित अनुबंधन जिसमें अनुकूलित उद्दीपक अस्वाभाविक उद्दीपक से पहले शुरू होता है, सबसे प्रभावी विधि मानी जाती है। यानी जहां पे पहले खाना दिया गया, यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस दिया गया, उसके बाद से न्यूट्रल स्टिमुलस को उसके साथ ऐड किया गया, यानी कि घंटी को ऐड किया गया। तो पहले जब खाना दिया गया फिर बाद में घंटी बजाई गई, ये बेस्ट तरीका होता है किसी उस डॉग के माइंड को कंडीशन करने का कि खाने के साथ ही ये घंटी बजेगी।
अगर फॉर एग्जाम्पल अगर पहले आपने घंटी बजा दिया और खाना बाद में आप ले आए, तो कुत्ते के दिमाग में ये सेट ही नहीं होगा कि घंटी के साथ खाना आएगा। आपने पहले खाना दिया और फिर घंटी बजाई, तो कुत्ते के दिमाग में ये पैटर्न सेट होता जाएगा कि घंटी और खाना दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड हैं, और जब घंटी बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा या खाने के साथ घंटी की आवाज सुनाई देगी। चलिए आगे देखते हैं। यही एक फ्लो चार्ट है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा जो बातें हमने ऊपर डिस्कस करी हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। अब प्रिंसिपल्स क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत क्या क्या है? तो सबसे पहले एक्विजिशन यानी अर्जन। एक्विजिशन refers to initial learning stage when conditioned response is established। यानी इस अवस्था में एक्विजिशन में क्या होता है कि इसमें अनुकूलित प्रक्रिया स्थापित करी जाती है, यानी आपको समझ में आता है कि ये जो घंटी बज रही है ये खाने के साथ ही रिलेटेड है, तो आपके दिमाग में धीरे धीरे वो पैटर्न सेट होने लगता है। फिर आता है एक्सटेंशन, विलोपन। व्हेन द कंडीशनड स्टिमुलस is repeatedly presented without unconditioned stimulus, the conditioned response gradually disappears। यानी जैसे बार बार सिर्फ घंटी बजाई जाए और खाना ना दिखाया जाए डॉग को, तो उसके दिमाग में ये पैटर्न सेट हो जाएगा कि अरे ये सिर्फ घंटी बजेगी, खाना मिलने वाला नहीं है, तो वो फिर सलेवेट नहीं करेगा घंटी के बजने से। जैसे आप के मोहल्ले में जब सिर्फ घंटी बजती आप जाते तो कोई और गुजर रहा होता, आइसक्रीम नहीं आ रही होती, आपको आइसक्रीम नहीं दिखाई देती, तो आपको ये सेट हो जाता कि अरे दोपहर में कोई जा रहा होता है, घंटी बजती है, आइसक्रीम नहीं होती है। इसी को कहते हैं फिर आप घर से पैसे लेने में या फिर अब आइसक्रीम खाने के लिए एफर्ट्स लगाना बंद कर देते हैं। इसी को कहा जा रहा है कि एक्सटेंशन हो जाता है, विलोपन हो जाता है आपके रिस्पॉन्स का। फिर आता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, यानी द रीअपेरेंस ऑफ एक्सटिंग्विश्ड कंडीशन रिस्पॉन्स आफ्टर ए रेस्ट पीरियड। यानी आप घर में जाके बैठ गए कुछ दिनों तक घंटी सुन के, फिर आपको अचानक से आपके मन में एक जिज्ञासा पैदा होगी कि अरे क्या पता आइसक्रीम वाला ही जा रहा हो, तो दोपहर में घंटी बजेगी तो आप एक बार जाके चेक जरूर कराएंगे कि कोई ऐसे गुजर रहा है या फिर आइसक्रीम मिल रही है। उसी को कहा जा रहा है कि स्वतः पुनरावृत्ति हो जाती है, क्योंकि आपके कॉग्निटिव माइंड में ये आइसक्रीम और घंटी एक का एक साथ कोरिलेशन है। स्टिमुलस जनरेशन क्या होता है, यानी उद्दीपक सामान्यीकरण। तो टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस सिमिलर टू ओरिजिनल कंडीशनड स्टिमुलस, यानी मूल अनुकूलित उद्दीपक के समान उद्दीपकों के प्रति प्रक्रिया देने की प्रवृत्ति को स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका दांत खराब है, आप किसी डेंटिस्ट के पास गए, उसने कहा कि भाई साहब आपका दांत सड़ गया है, इसको मुझे उखाड़ना पड़ेगा, तो वो आपको लोकल एनेस्थीसिया देगा, फिर आपका दांत किसी अपने ड्रिल मशीन से उखाड़ देगा। अब आप जो ड्रिल मशीन की आवाज होगी आपके दिमाग में वो एसोसिएट हो गई होगी पेन से, क्योंकि जब दांत उखड़ा तो आपको दर्द हुआ। तो आप जब अगर आसपास आपके फॉर एग्जाम्पल कोई कॉफी बना रहा, कोई ग्राइंडर चला रहा हो, तो आपको वो ड्रिल मशीन की याद आएगी और आपके दिमाग में वो एंजाइटी, वो एंशियसनेस आ जाएगी कि अरे इस इस मूवमेंट से चूंकि एक पेन कोरिलेटेड है, तो वो आपको तुरंत एक ऐसे एबनॉर्मल महसूस होगा कि शायद ड्रिल चल गई। इसी बात को कहा जा रहा है कि आप जनरलाइज कर लेते हैं चीजों को, एसोसिएट कर लेते हैं चीजों को अपने एक्सपीरियंस के आधार पे। वही दूसरा भी एग्जाम्पल दिया गया है डॉग का कि वो सलेवेट इसलिए करता है कि अगर घंटी की तरह ही मान लीजिए आपने डोरबेल बजाया तो भी उसके मुंह में पानी आ जाएगा, उसको लगेगा कि अब खाना मिलने वाला है। इसी बात को जनरलाइजेशन, स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहते हैं। अब देखते हैं कि स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। तो स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन वो होता है कि जब आप चीजों को लर्न करते हैं तो डिफरेंट स्टिमुलाई यानी अलग अलग उद्दीपकों को आपको लेकर आपका जो रेस्पॉन्ड है वो रेस्पॉन्स जो है वो अलग अलग होता है। द डॉग लर्न्स नॉट टू रेस्पॉन्ड टू अ फेक साउंड नॉट फॉलोड बाय फूड। जैसे कि डोरबेल बजा, एक दिन बजा, उसको लगा खाना मिलेगा, लेकिन वो बेल नहीं होती है तो खाना भी नहीं आता है, तो डोरबेल को सुन के उसके मुंह में पानी आएगा, दूसरे दिन थोड़ा कम आएगा, धीरे धीरे वो डिफ्रेंशिएट कर लेगा कि ये तो डोरबेल डोरबेल बज रही है,
ये वो घंटी नहीं है जिसके साथ मुझे खाना मिलता था। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर है। आइए देखते हैं आगे क्या क्या कंसेप्ट्स हैं। आगे कंडीशनड इमोशनल रिस्पॉन्स समझते हैं कि क्या है। अनुकूलित भावनात्मक प्रक्रिया। जॉन बी वॉटसन ने बताया कि जो इमोशंस हैं वो किसी जो इमोशंस जैसे कि फियर जो है वो भी क्लासिकल कंडीशनड हो जाते हैं हमारे दिमाग में। यानी भय जैसी भावनाओं को शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा विकसित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूं, आपने एक टेस्ट दिया, आपने 50 में से सिर्फ 25 नंबर स्कोर किए, आपने घर पे रिपोर्ट कार्ड दिखाया, आपको जोर का एक तमाचा पड़ा, तो आपको जो चोट लगी, जो डर बैठा कि अगर मैंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी अगले टेस्ट में तो मुझे झापड़ पड़ने वाला है, इसी को कहते हैं कि आप जब अगली बार जब टेस्ट देंगे तो आपके दिमाग में ये चीज रहेगी कि घर पे पिटाई भी हो जाएगी अगर मैंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। तो अगर आपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं किया तो आपको थप्पड़ पड़ेगा। यानी ये जो इमोशंस हैं, मैं ये बात आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इमोशंस हैं आपके दिमाग के अंदर, उनको भी हम क्लासिकल कंडीशन कर सकते हैं, ना कि सिर्फ बायोलॉजिकल चीजें जैसे कि खाना, घूमना, दौड़ना। तो यही बात जॉन बी वॉटसन ने बताया। आपको इनके नाम बहुत सलीके से याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको एमसीक्यूज यहीं से बनाए जाएंगे। आइए देखते हैं वॉटसन साहब ने क्या एक्सपेरिमेंट किया। तो इन्होंने लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट किया। लिटिल एल्बर्ट मतलब जिस बच्चे पे एक्सपेरिमेंट किया उसका नाम एल्बर्ट था, तो इनके एक्सपेरिमेंट का नाम एल्बर्ट पड़ गया। तो इन्होंने एक 9 महीने के छोटे बच्चे पे जिसका नाम एल्बर्ट था, ये एक्सपेरिमेंट किया कि जो व्हाइट रैट होता है यानी सफेद चूहा होता है, वो एक डर का सिंबल होता है। अब उन्होंने इस बात को एल्बर्ट के दिमाग में कैसे फिक्स किया, तो उन्होंने एल्बर्ट को एक छोटे सफेद चूहे के साथ खेलने के लिए छोड़ दिया, और जैसे ही वो चूहा एल्बर्ट के पास आता वो बहुत ही तेज एक लाउड फ्राइटनिंग साउंड बजाते, यानी बहुत डरावनी आवाज वो करते, जिससे कि एल्बर्ट जो 9 महीने का छोटा बच्चा था, आप नीचे पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, वो डर जाता था। तो जब ऐसा होता रहा तो ये एल्बर्ट का दिमाग कंडीशन हो गया कि कोई भी छोटी सफेद वस्तु जो है वो डरावनी होती है, उससे एक डरावनी आवाज आती है। तो जब एल्बर्ट को एक छोटा छोटा सफेद डॉल दिया गया, खेलने वाली गुड़िया दी गई, तो भी एल्बर्ट जो बच्चा था वो डर गया। तो इसी बात को कहा जा रहा है कि आपके जो कंडीशंस हैं, जो आपके इमोशंस हैं, फियर जैसे इमोशंस, उनको भी आपके अंदर कंडीशन किया जा सकता है। तो इस आप लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट को याद रखेंगे। आगे देखते हैं कंडीशन टेस्ट वर्जन क्या होता है। कंडीशन टेस्ट वर्जन ये होता है कि आपने कोई बहुत ही खराब खाना खाया, फॉर एग्जाम्पल आपने छोले भटूरे खा लिए, अब आपकी 2 दिन तबीयत खराब रही, तो आप जब उस दुकान पे किसी एक दुकान से, पर्टिकुलर दुकान से आपने छोले भटूरे खाए और आपकी तबीयत खराब रही, तो आपको अगर आपके दोस्त बोलेंगे किसी और दुकान से भी छोले भटूरे खाने को, तो आपके दिमाग में आएगा कि अरे यार, कहीं फिर से मेरी तबीयत ना खराब हो जाए। इसी बात को कहा जा रहा है कि आपका जो टेस्ट एवर्जन हुआ है, स्वाद अरुचि, वो भी कंडीशन है। यानी आपका एक खराब एक्सपीरियंस बाकी अच्छे एक्सपीरियंस को भी आपके खराब करेगी, आपको इन्फ्लुएंस करेगी। क्या पता दूसरे जगह का छोला भटूरा आपके लिए अच्छा हो, मतलब अच्छा हो, वो आपकी तबीयत को खराब ना कर सके, पर आपके दिमाग में एक फियर साइकोसिस है कि कहीं मेरी तबीयत खराब हो गई तो मुझे नहीं खाना। तो इसी बात को यहाँ पे बताया गया है। आगे देखते हैं कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। शास्त्रीय अनुबंधन का संज्ञानात्मक दृष्टिकोण क्या है। रॉबर्ट रेस्कॉला रॉबर्ट रेस्कॉला ने प्रस्तावित किया कि अनुबंधन जो है इसलिए होता है क्योंकि जो कंडीशनड स्टिमुलस होते हैं आपके, वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं आपके अनकंडीशनड स्टिमुलस को। यानी आपके बीच अगर किसी डॉग को खाने को देख के मुंह में पानी आ रहा है, तो वो अगर हम घंटी को पानी से खाने से एसोसिएट कर देते हैं,
तो घंटी जब भी बजेगी तो उसके मुंह के अंदर लार बनेगा। यही बात को रॉबर्ट रेस्कॉर्ला ने बोला कि जो कंडीशनड स्टिमुलस है यानी घंटी का बजना, वो प्रिडिक्ट कर दे रहा है कि अनकंडीशनड स्टिमुलस भी आने वाला है, यानी कि खाना भी आने वाला है। इसी बात को रॉबर्ट रेस्कॉर्ला ने बताया। आपको इनका नाम याद रखना होगा। दस ऑर्गेनिजम्स लर्न रिलेशनशिप्स एंड एक्सपेक्टेशंस, यानी उस डॉगी को ये अब एक्सपेक्ट होगा जब भी घंटी बजेगी कि उसको खाना मिलने वाला है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। अब देखते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन। थिंकर्स लाइक एडवर्ड थॉर्नडाइक एंड बीएफ स्किनर वेर एसोसिएटेड विथ इट। तो बीएफ स्किनर ने, हम आगे भी देखेंगे, एक एक्सपेरिमेंट फॉर्मुलेट किया। वो किया थॉर्नडाइक के प्रिंसिपल को। तो पहले हम थॉर्नडाइक के, एडवर्ड थॉर्नडाइक के प्रिंसिपल को डिस्कस कर लेते हैं और उसी प्रिंसिपल पे आधारित बीएफ स्किनर ने एक एक्सपेरिमेंट जो किया उसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग अप्लाइज टू वॉलेंटरी बिहेवियर वेयर लर्निंग डिपेंड्स अपॉन कॉन्सिक्वेंसेस। ऊपर जो हमने डिस्कस किया क्लासिकल कंडीशनिंग, वो इनवॉलेंटरी बिहेवियर पे था, यानी खाने को देखते ही मुंह में पानी आना, ये इनवॉलेंटरी था। जबकि अब जो है हम ये डिस्कस करेंगे कि वॉलेंटरी बिहेवियर जो है उनका लर्निंग और कॉन्सिक्वेंसेस से क्या कोरिलेशन है और कैसे है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट को देखते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट पे ही बेस्ड है आपका बीएफ स्किनर का अगला एक्सपेरिमेंट। तो पहले लॉ ऑफ इफेक्ट को समझते हैं। तो एडवर्ड थॉर्नडाइक प्रपोज दैट रेस्पॉन्सेज फॉलोड बाय सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेस आर मोर लाइकली टू बी रिपीटेड। यानी अगर आपने टेस्ट लिखा, आपने 1 घंटे पढ़ाई करी, तो आपके घर पे आपको एक गुलाब जामुन मिला, तो अब फिर आप 1 घंटे और पढ़ेंगे कि एक और गुलाब जामुन मिले, फिर 1 घंटे और पढ़ेंगे कि एक गुलाब जामुन और मिले। तो बात यही कही जा रही है कि जो आपकी सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आपके एक्शंस के, तो आप उन एक्शंस को बार बार रिपीट करने की आप में हैबिट आ जाएगी। जबकि अगर अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, यानी अप्रिय परिणाम मिलेंगे, आपने फॉर एग्जाम्पल 1 घंटा आपने पढ़ाई करी और आपको गुलाब जामुन नहीं मिला, फिर आपने 1 घंटा पढ़ाई करी, आपको गुलाब जामुन नहीं मिला, या फिर किसी ने ये बोल दिया कि दिन भर बस बैठे रहते हो, तो आपका दिमाग जो है वो अब पढ़ाई और उस अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस को कोरिलेट करने लगेगा कि यार पढ़ता भी हूँ और ना गुलाब जामुन मिल रहा है, बल्कि डांट भी पड़ रही है कि बस बैठे रहते हो, कुछ करते नहीं हो। तो इस तरीके से फिर आपका मन धीरे धीरे पढ़ाई से हटने लगेगा, आप का दिमाग जो है उस अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस की तरफ ज्यादा फोकस करने लगेगा। आइए देखते हैं बीएफ स्किनर और इनका क्या ऑपरेंट कंडीशनिंग को लेके एक्सपेरिमेंट था। तो बीएफ स्किनर ने टर्म कॉइन किया ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंध। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि किसने इस टर्म को कॉइन किया ऑपरेंट कंडीशनिंग को, तो बीएफ स्किनर ने। ही स्टडीड वॉलेंटरी बिहेवियर्स कॉल्ड ऑपरेंट। इन्होंने जो स्वैच्छिक व्यवहार हैं उनको ऑपरेंट कहा। आइए देखते हैं कि ये क्या एक्सपेरिमेंट था। तो स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स बना होगा, उसको स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट इसलिए कहते हैं कि बीएफ स्किनर ने एक बॉक्स बनाया और उसमें एक भूखे चूहे को रख दिया। अब सिर्फ चूहा ही नहीं रखा जा सकता था उसमें उसमें आपको कोई और जीव जंतु भी रखे जा सकते थे, यहाँ तक कि कबूतर के लिए भी बनाया गया। तो आगे देखते हैं कि इसमें इस बॉक्स में क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए गए, फिर हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉक्स है जिसमें चूहा है। यहाँ पे फूड पैलेट्स रखे गए हैं, यानी छोटे छोटे खाने के पदार्थ रखे गए हैं जो कि इस पाइप के द्वारा यहाँ तक आ सकते हैं। यहाँ पे नीचे जो है आपको इलेक्ट्रिक ग्रिड लगाया गया है जो कि शॉक जनरेट करता है, और ऊपर सिग्नल्स लगाए गए हैं, एक रेड, ब्लू और येलो, कहीं पे आपको रेड और ग्रीन भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक लेवर बनाया गया है, इस लेवर को पुश करने पे आपको यहाँ से फूड पैलेट्स देख गिरेंगे और ये चूहा खाएगा। यही एक ये इसी बॉक्स को हम स्किनर बॉक्स कहते हैं, क्योंकि स्किनर भाई साहब ने इस बॉक्स में एक्सपेरिमेंट किया। अब देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट है क्या।
तो इसमें जो भूखा चूहा है उसके सामने जो लिवर आपने देखा, अगर वो उस लिवर को दबाता है जब उसको भूख लगती है तो खाना गिरता है। अब उस चूहे की कंडीशनिंग क्या हुई कि उसको भूख लगे ना लगे वो बार बार उस लिवर को दबाने लगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि इस लिवर को दबाऊंगा तो यहाँ पे मुझे खाना मिलेगा। तो अब इसको भूख लगे ना लगे, ये जो चूहा है वो बार बार उस लीवर को पुश करता है। तो भोजन जो है उसको कई बार, अब भोजन उसको एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के रूप में काम करने लगा। यानी भोजन अब उसको चाहिए होता बिना भूख लगे भी, तो वो लीवर को दबाता, और इस तरीके से जो लीवर दबाने की प्रक्रिया है वो एक ऑपरेंट रेस्पॉन्स बन गया, यानी क्रिया प्रसूत प्रक्रिया बन गया। इसी बात को जो हमने ऊपर डिस्कस किया कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो रेनफोर्समेंट है कि आप पढ़ेंगे तो गुलाब जामुन मिलेगा, तो आप पढ़ेंगे तो गुलाब जामुन मिलेगा इसलिए आप नहीं पढ़ रहे हैं कि मैं पढ़ लूं तो एक टॉपिक खत्म हो जाए। अब आप गुलाब जामुन के लिए पढ़ रहे हैं कि 1 घंटे मैंने पढ़ाई करी तो एक गुलाब जामुन खाऊंगा। तो ये जो गुलाब जामुन है आपके लिए पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हो गया। अब रेनफोर्समेंट को ही बताया गया है कि रेनफोर्समेंट इज एनी इवेंट दैट इंक्रीजेज प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रिस्पॉन्स। यानी एक गुलाब जामुन आपके 1 घंटे पढ़ने के, आपके पढ़ाई की टाइमिंग को बढ़ा रहा है। इसी बात को यहाँ पे कहा जा रहा है। इसे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कहते हैं, यानी सकारात्मक पुनर्बलन। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट वो होता है जहाँ पे प्लेजरेबल स्टिमुलस आपको दिया जाता है बिहेवियर के बाद, यानी रिवॉर्ड, प्रेज या फूड। जैसे मैंने आपको गुलाब जामुन का एग्जांपल दिया तो वो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हो गया। अब नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है? तो नेगेटिव रेनफोर्समेंट ये होता है कि इट इन्वॉल्व्स एन अनप्लेजेंट स्टिमुलेंट्स टू स्ट्रेंथन बिहेवियर। यानी अगर आपने 1 घंटे पढ़ाई नहीं करी तो आपसे फोन छीन लिया जाएगा, आपको रील्स देखने को नहीं मिलेगा पूरे दिन। तो आपकी तरफ से तो ये आपके साथ गलत हुआ कि आपका फोन ले लिया गया, पर घर वालों की तरफ से तो ये अच्छी चीज है, उन्होंने अच्छा किया कि आपसे फोन ले लिया ताकि आप पढ़ाई कर सकें, पर आपके लिए ये नेगेटिव हुआ। इसी को कह रहे हैं नेगेटिव रेनफोर्समेंट। जैसे कि दर्द को खत्म करने के लिए दवाई ली जाती है। अब आगे देखते हैं प्राइमरी रेनफोर्समेंट्स क्या होते हैं। प्राइमरी रेनफोर्सेस सेटिस्फाई बायोलॉजिकल नीड्स। ये आपकी जैविक आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं, जैसे कि खाना हो गया, पानी हो गया, नींद हो गया। इनको प्राइमरी रेनफोर्समेंट्स कहते हैं। सेकेंडरी रेनफोर्सेस क्या होते हैं? तो ये एक आपके जो प्राथमिक पुनर्बलन है उनके साथ जुड़कर ये वैल्यू प्राप्त करते हैं। थ्रू दे गेट एसोसिएटेड विद प्राइमरी रेनफोर्समेंट। फॉर एग्जांपल मनी, ग्रेड, प्रेज, आपको पैसा मिल रहा है, आपकी प्रशंसा हो रही है, ये सब आपके प्राइमरी रेनफोर्समेंट के साथ जुड़ जाते हैं और ये सेकेंडरी होते हैं। पनिशमेंट क्या होता है? तो पनिशमेंट आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि पनिशमेंट डिक्रीजेज द लाइक्लीहुड ऑफ बिहेवियर। यानी आपको अगर पनिशमेंट मिलेगा तो आपका बिहेवियर जो है, अगर आप गलत बिहेवियर कर रहे होंगे आपको एक झापड़ पड़ जाएगा, तो वो आप गलत बिहेवियर करना धीरे धीरे बंद कर देंगे। इसी को पनिशमेंट कहते हैं। पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन, एडिंग समथिंग अनप्लेजेंट आफ्टर बिहेवियर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको थप्पड़ पड़ गया तो आपका बिहेवियर बदलने लगेगा। पनिशमेंट बाय रिमूवल, रिमूविंग समथिंग प्लेजेंट आफ्टर बिहेवियर। यानी आपने आपको बचपन में खेलने की बहुत आदत है, पढ़ाई में कम मन लगता है, तो अगर आपका क्रिकेट खेलना बंद करा दिया ताकि आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो आप पढ़ने लगेंगे कि आपको क्रिकेट खेलने को मिले। इसी को कहते हैं पनिशमेंट बाय रिमूवल। क्रिकेट का हटाना, क्रिकेट खेलने का टाइम आपके से हटाना एक आपके लिए पनिशमेंट हो गया, तो आप पढ़ाई में मन लगाएंगे ताकि आपको क्रिकेट खेलने को मिले। ये इनके बीच कोरिलेशन होगा। प्रॉब्लम्स ऑफ पनिशमेंट, अब दंड की समस्याएं क्या है? तो बहुत ज़्यादा अगर दंड दिया जाए तो बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं, उनमें जो डर है वो बैठ जाएगा, वो अवॉइड करने लगेंगे आपको। तो ये सारे आपके पनिशमेंट के नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। आपसे झूठ बोलने लगेंगे। यानी अगर आप कम पढ़ रहे हैं और आपको क्रिकेट भी नहीं खेलने दिया जा रहा है, तो आप मान लीजिए आधे घंटे पढ़ेंगे और घर पे बताएंगे कि मैंने 5 घंटे पढ़ाई करी, अब मैं क्रिकेट खेलूं। तो इस तरीके से
आप झूठ बोलने की प्रवृत्ति आपके अंदर डेवलप हो जाती है। पनिशमेंट मॉडल्स एग्रेशन, आपके अंदर एग्रेशन भी आ सकता है। अगर आपको दिन भर झापड़ ही पड़ता रहे आपके गलत बिहेवियर के लिए, तो आप भी पलट के कभी हाथ उठा सकते हैं। इन्हीं सारी बातों को ऊपर डिस्कस किया गया है। अब देखते हैं कि कैथरीन टेलर ने क्या बताया। तो कैथरीन टेलर ने पाया कि 3 वर्ष की आयु में थप्पड़ खाए बच्चों में 5 वर्ष की आयु में आक्रामकता अधिक पाई गई। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को मारना ठीक बात नहीं होती है। फॉर पनिशमेंट टू बी इफेक्टिव इट शुड बी इमीडिएट, कंसिस्टेंट एंड कंबाइंड विथ रेनफोर्समेंट ऑफ करेक्ट बिहेवियर। अगर पनिशमेंट को इफेक्टिव बनाना है, दंड को प्रभावी बनाना है, तो वो तत्काल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने अगर कोई गलत बिहेवियर किया तो कल आपको उसके लिए पनिशमेंट मिले, फिर वो ना ही उतना इफेक्टिव होगा, ना ही आपके बिहेवियर में करेक्शन होगा, आपका बिहेवियर ठीक होगा। अगर आपने किसी को गाली दी है तो आपको तुरंत झापड़ पड़ेगा, तो आप गाली देना तुरंत बंद कर दोगे। आपको ये समझ में आ जाएगा कि गाली देना एक गलत बात है, गंदी हैबिट है, तो आप फिर अपने लहजे में सुधार करेंगे। शेड्यूल्स ऑफ रेनफोर्समेंट, BF स्किनर फाउंड दैट टाइमिंग ऑफ रेनफोर्समेंट स्ट्रांगली अफेक्ट्स लर्निंग। यानी इन BF स्किनर ने पाया कि पुनर्बलन का जो समय है वो सीखने की गहराई को प्रभावित करता है। यानी अगर पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दिया जाए, आपने 1 घंटे पढ़ाई करी, आपको एक गुलाब जामुन मिलेगा, तो आप अगली बार और तल्लीन होके और अच्छी तरीके से और फोकस तरीके से एनर्जी के साथ पढ़ाई करेंगे कि मुझे एक और गुलाब जामुन मिलेगा। तो यही बात कही जा रही है कि जो टाइमिंग है रेनफोर्समेंट की, वो ही आपके लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करती है। फिर पार्शियल रेनफोर्समेंट क्रिएट्स बिहेवियर दैट इज मोर रेजिस्टेंट टू एक्सटेंशन दैन कॉशियस रेनफोर्समेंट। यानी आंशिक पुनर्बलन निरंतर पुनर्बलन की तुलना में अधिक विलोपन प्रतिरोधी व्यवहार उत्पन्न करता है। पार्शियल रेनफोर्समेंट जो है वो आपके बिहेवियर, ऐसा आपका बिहेवियर बना देगा कि आप उस चीज से दूर भागने के लिए आपका दिमाग कहने लगेगा। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस रेनफोर्समेंट मिलता रहे, हर 1 घंटे पे आपको एक एक गुलाब जामुन मिलता रहे, तो आप हर 1 घंटे मन लगा के पढ़ेंगे। लेकिन अगर बीच में वो मान लीजिए कि 1 घंटे पे एक मिला, फिर अब चौथे 4 घंटे पढ़ने पे भी एक मिल रहा है, तो आपका दिमाग फिर डिस्ट्रैक्ट होने लगेगा कि अरे यार पढ़ूं नहीं पढ़ूं, गुलाब जामुन मिलेगा नहीं मिलेगा। इस बात को कहा जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं फिक्स रेशियो शेड्यूल क्या है। निश्चित अनुपात अनुसूची, इसमें रेनफोर्समेंट जो है वो फिक्स नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेस के बाद ही दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप 1 घंटे पढ़ेंगे तो आपको एक गुलाब जामुन मिलेगा, तो ये फिक्स्ड है। रेनफोर्समेंट भी आपके फिक्स्ड रेस्पॉन्स पे। वेरिएबल रेशियो शेड्यूल क्या है, यानी चर अनुपात अनुसूची, यानी कि आपके वेरिएबल रेस्पॉन्सेस पे रेनफोर्समेंट दी जा रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 1 घंटे पढ़ा, एक गुलाब जामुन मिला, आपने आधे घंटे पढ़ा तो भी एक मिल गया। तो आपका जो कॉन्शियस एफर्ट है वो फिर ये वेरिएबल रेशियो से एडजस्ट नहीं कर पाए, एडजस्टमेंट कर लेगा कि हम इस जो ये शेड्यूल है हमारा 1 घंटे का, वो ऊपर नीचे होता रहेगा, तभी भी हमें पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिलता रहेगा। और इसीलिए ये बिहेवियर काफी एडिक्टिव हो जाएगा। जैसे कि गैम्बलिंग में होता है कि आपको कभी जीतते हैं 1 साल के बाद, कभी 5 साल के बाद जीतते हैं, कभी ऐसा जीतते हैं कि फिर आपको जिंदगी भर जुआ ना खेलना पड़े। तो ये जो है चीज आपके लिए एडिक्टिव हो जाती है। अब देखते हैं फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल, यानी निश्चित अंतराल अनुसूची। ये क्या कहता है? तो निश्चित अंतराल सूची में कहा जा रहा है कि रेनफोर्समेंट इज गिवन आफ्टर अ फिक्स टाइम इंटरवल। यानी कि जैसे कि आप जॉब कर रहे हैं, आपको मंथली सैलरी मिल रही है, ये आपका फिक्स इंटरवल अनुसूची हो गया, चर अंतराल अनुसूची की एक फिक्स टाइम पे ही आपको रेनफोर्समेंट मिलेगा। वेरिएबल इंटरनल शेड्यूल, यानी कि टाइम इंटरवल्स कितने भी वेरी करें, आपको रेनफोर्समेंट कोई फिक्स नहीं है, कभी भी मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मछली मारने गए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पहली बार ही आपने मछली पकड़ने की कोशिश करी तो मछलियां फंस जाए। आपको दूसरी, चौथी, कभी 10वीं बार में भी सारी मछलियां आपको फंस जाएंगी। इसी को कहते हैं वेरिएबल इंटरनल शेड्यूल।
चलिए देखते हैं आगे, स्टिमुलस कंट्रोल एंड डिस्क्रिमिनेटरी स्टिमुलस क्या होते हैं। उद्दीपक नियंत्रण और विभेदक उद्दीपन। एक डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस होता है जो ये इंडिकेट करता है कि आपका कौन सा बिहेवियर आपको पुनर्बलन देगा यानी रेनफोर्समेंट देगा। फॉर एग्जाम्पल कि ट्रैफिक लाइट्स हैं, ग्रीन, येलो और रेड हैं, तो आपको ये तीनों में अलग अलग डिफरेंस पता होगा कि जब रेड लाइट होगी तो सारी गाड़ियां रुक जाएंगी, येलो होगा तो जो लोग रोड क्रॉस कर रहे होंगे पैदल वो क्रॉस कर लेंगे, ग्रीन होगा तो ट्रैफिक चलेगा। तो इनमें जो डिस्क्रिमिनेशन है, इनमें जो अंतर है वो आपको पता है, तभी आप ट्रैफिक में चल पाते हैं, आप स्मूथली ट्रैफिक से आगे निकल पाते हैं। यही समझ की बात कही जा रही है। अब आगे देखते हैं शेपिंग क्या होता है। शेपिंग जो है, इट इन्वॉल्व्स रेनफोर्सिंग स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स अ डिजायर्ड गोल, यानी वांछित लक्ष्य की ओर छोटे छोटे कदमों को प्रबलित किया जाता है। इसको सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन भी कहा जाता है, क्रमिक सन्निकटन। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी डॉग को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ट्रेनिंग पीरियड में अगर वो एक जंप लगाता है, मान लीजिए उसको एक बेंच के ऊपर से जंप लगाना है, आप उसको बिस्किट देते हैं, यही बात उसके मस्तिष्क में धीरे धीरे बैठ जाएगी कि मैं जब इससे भी बेहतर जंप लगाऊंगा तो मुझे एक की जगह दो मिलेंगे बिस्किट्स। फिर ऐसे ही वो उस डॉग को आप ट्रेन कर सकते हैं। आपने देखा होगा डॉग्स को कितने बेहतर तरीके से ट्रेन कर दिया जाता है कि वो हर एक ऐसे एडवेंचर्स को बहुत इजीली वो कर लेते हैं। वो सब एक ट्रेनिंग पीरियड में उनको शेप किया जाता है रेनफोर्समेंट्स दे देकर। आइए देखते हैं चेनिंग किसे कहते हैं। तो चेनिंग टीचेस कॉम्प्लेक्स टास्क बाय ब्रेकिंग देम इनटू सीक्वेंशियल स्टेप्स, यानी छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ने की प्रक्रिया जब हम करते हैं किसी स्किल को सीखने में, उसको चेनिंग कहते हैं। अब देखते हैं प्रीमैक प्रिंसिपल, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीमैक प्रिंसिपल क्या है, प्रीमैक का सिद्धांत। तो डेविड प्रेमैक, आपको ये नाम याद रखना होगा, डेविड प्रेमैक ने प्रपोज किया कि पसंदीदा व्यवहार जो है वो कम पसंदीदा व्यवहारों को प्रबलित कर देता है। यानी प्रेमैक ने ये समझाया कि अगर आपको टॉफी खाना अच्छा लगता है और किसी बिहेवियर के बाद, चाहे वो आपको पसंद हो या ना पसंद हो, आपको टॉफी दी जा रही है, तो आप वो उस पहले वाले बिहेवियर को करेंगे क्योंकि आपको टॉफी खाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि आपको क्रिकेट खेलने जाने है, क्रिकेट आपका फेवरेट स्पोर्ट है, स्कूल के बाद आप सीधे प्लेग्राउंड में पहुंच जाते हैं, घर भी नहीं जाते बिना होमवर्क किए। पर आपने एक दिन किया, आपको डांट पड़ गई, आपको बाहर निकलना बंद हो गया, लेकिन एक कंडीशन दी गई कि पहले आप होमवर्क पूरा करेंगे फिर आप क्रिकेट खेलने जाएंगे। तो आपको होमवर्क करना भले ही नापसंद हो, क्रिकेट खेलना उससे ज्यादा पसंद हो, पर फिर भी आप होमवर्क पहले पूरा करेंगे क्योंकि आपको क्रिकेट खेलना है। इसी बात को प्रेमैक ने कहा, डेविड प्रेमैक ने, कि जो आपका पसंदीदा व्यवहार है उसको पूरा करने के लिए आप कम पसंदीदा व्यवहार को भी करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसेस क्या है। ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसेस मतलब क्रिया प्रसूत अनुबंधन प्रक्रियाएं। इन प्रोसेसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उनको समझ लेते हैं। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसेसेस में एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन का मतलब रिमूविंग रेनफोर्समेंट इवेंचुअली कॉजेज बिहेवियर टू डिसअपियर। यानी अगर आपके घर कोई बच्चा है और वो बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा है, तो आप एक वक्त पे उसके चिड़चिड़े व्यवहार पे ध्यान नहीं देंगे, उसको रोकेंगे टोकेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, तो वो ये व्यवहार करना भी बंद कर देगा, यानी वो इसका एक्सटेंशन हो जाएगा उसके व्यवहार का। इसी बात को एक्सटेंशन कहा गया है। जनरलाइजेशन क्या होता है, सामान्यीकरण। रेस्पॉन्डिंग सिमिलर टू स्टिमुलाई रिजेंबलिंग टू ओरिजिनल क्यू, यानी हर बात को वो जनरलाइज कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है, वो अगर अपने फादर को पापा बुलाता है तो अपने चाचा को भी पापा बुला रहा है, अपने आसपास के भी बड़े लोगों को पापा बुला रहा है। इसी को जनरलाइजेशन कहते हैं। अब देखते हैं बायोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। तो जैविक बाधाएं वो बाधाएं होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जानवरों में जन्मजात
प्रवृत्तियां होती हैं जो उनको सीखने के लिए, उनके सीखने की क्षमता को लिमिट करती हैं या सीमित करती हैं। फॉर एग्जाम्पल रकून जो है, अगर उसको सिक्के दिए जाएं कि वो किसी बॉक्स में डाले, रकून एक चूहे जैसा बड़ा मीडियम साइज चूहा होता है जिस पे बाल होते हैं, आपने देखा भी होगा रॉकेट रकून गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी में जो होता है, तो वैसा ही एक जानवर, उसको अगर सिक्के दिए जाएं तो वो सिक्कों को, जैसे वो पत्थर रगड़ता है तो वो सिक्कों को भी रगड़ेगा। ये नहीं कि वो सिक्कों को स्टोर करेगा या किसी बॉक्स में डालेगा। इसी को कहा जा रहा है कि बायोलॉजिकल कंस्ट्रेंट होते हैं जो कि जन्मजात, जिनका असर भी होता है। इंस्टिंक्टिव ड्रिफ्ट क्या होता है? केलर और मैरियन ब्रिलैंड ने, आप थिंकर्स के नाम याद रखेंगे, केलर और मैरियन ब्रिलैंड ने पाया कि प्रशिक्षण के बाद भी जानवर अक्सर सहज व्यवहार की ओर लौट आते हैं। जैसे हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि रकून को आप सिक्का देंगे तो वो किसी बॉक्स में नहीं डालेगा, बल्कि वो उससे खेलेगा ही, पत्थर की तरह उनको रगड़ेगा ही, क्योंकि वो जन्मजात उसका बिहेवियर है। इसी बात को इंस्टिंक्टिव ड्रिफ्ट में कहा गया है। अब देखते हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्या होती है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कॉग्निटिव लर्निंग जो है वो फोकस करती है मेंटल प्रोसेसेस पे। इट इन्वॉल्व इन लर्निंग रादर देन सिंपल स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, यानी सीखने पे ज्यादा फोकस होता है, ना कि किसी स्टिमुलाई के, किसी उद्दीपक के रिस्पॉन्स पे। एडवर्ड टॉलमैन, वोल्फगैंग कोलर एंड मार्टिन सेलिगमैन, ये थिंकर्स इस आइडिया के प्रोपोनेंट थे। आइए देखते हैं इन्होंने अलग अलग क्या क्या बातें समझाई हैं। तो लेटेंट लर्निंग बताया है एडवर्ड टॉलमैन ने। आप इनको याद रखेंगे अगर कंसेप्ट पूछे कि एडवर्ड टॉलमैन टॉलमैन ने इन चारों में से किस थ्योरी को बताया है, तो लेटेंट लर्निंग को बताया है। इन्होंने बताया कि लेटेंट लर्निंग रिफर्स टू लर्निंग दैट रिमेन्स हिडन अंटिल देयर इज मोटिवेशन टू डिमॉन्स्ट्रेट इट, यानी जब तक कोई मोटिवेशन नहीं होगा उस स्किल को दिखाने के लिए, तब तक वो लर्निंग स्किल जो होती है वो छुपी रहती है। फॉर एग्जाम्पल कि जो कॉग्निटिव प्रोसेस है चूहों में, उसको टॉलमैन साहब ने अध्ययन किया और ये बताया कि जो ये कॉग्निटिव मैप्स हैं इनके दिमाग में जो बने हैं वो बिना रेनफोर्समेंट्स के नहीं दिखते। अब इन्होंने ऐसा किया कि चूहों को नालियों में छोड़ दिया और बहुत दिनों तक इन्होंने खाना पानी नहीं दिया, लेकिन जैसे ही इन्होंने खाना एक तरफ रखा, उस जो नालियों का जाल बिछा हुआ था उसमें चूहे थे, तो सारे चूहों को वो बाहर जाने का रास्ता याद आ गया और वो खाने तक पहुंच गए। इसी को ये कहते हैं कि जब तक कोई मोटिवेशन नहीं होगा, रेनफोर्समेंट नहीं होगा, तब तक वो बिहेवियर हिडन रहता है। जैसे चूहों में मैप्स जो उनके दिमाग में फिट थे वो हिडन थे, जब उनको समझ में आया कि अगर हम बाहर निकल जाएंगे तो खाना मिल जाएगा, तो वो सारे मैप्स उनको याद आ गए, वो एक तरफ से बाहर मिल निकल गए। अब देखते हैं कॉग्निटिव मैप क्या होता है। तो कॉग्निटिव मैप होता है मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि टॉलमैन ने चूहों पे जो एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो उनको वो सारा लेआउट बाद में याद आ गया। अब देखते हैं इंसाइट्स लर्निंग। वोल्फगैंग कोलर जो थे उन्होंने इसके बारे में बताया, ये ऐसे दिखते हैं। तो वोल्फगैंग कोलर ने बताया कि इंसाइट्स लर्निंग अकर्स व्हेन द सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम सडनली बिकम्स क्लियर, यानी तुरंत आपको समझ आ जाता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये होता है, जिसको हम कहते हैं आहा मोमेंट होता है, किसी यूरोका मोमेंट होता है किसी एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो कोलन ने डिमॉन्स्ट्रेट किया, इन्होंने एक चिंपैंजी जिसका नाम सुल्तान था उस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि उससे कुछ दूर बॉक्स, उसके बॉक्स के दूर केला रख दिया और कुछ डंडे रख दिए उन्होंने, लेकिन वो केले तक पहुंच नहीं पाया। लेकिन फिर अचानक उसने क्या किया कि आसपास के सारे बॉक्स को वो इकट्ठा किया और उस पे चढ़ के उसने केले को तोड़ लिया और केला खा गया। तो इसी को कहते हैं आहा मोमेंट, यानी इंसाइट इंसाइटफुल लर्निंग या इंसाइट लर्निंग, कि उसको तुरंत समझ में आ गया जो कि उसके दिमाग में कहीं नहीं था कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। अब आगे देखते हैं लर्नेड हेल्पलेसनेस क्या होती है, ये मार्टिन सेलिगमैन ने दी। तो लर्नेड हेल्पलेसनेस जो होती है इज टेंडेंसी टू स्टॉप ट्राइंग टू एस्केप आफ्टर रिपीटेड फेलियर्स, यानी बार बार असफल होने के बाद
अब इंसान को समझ में आ जाता है या जानवर को कि ये हेल्पलेसनेस की सिचुएशन है, और ये वो बार बार फेल होके सीखता है, और इस तरीके से अब वो एफर्ट्स लगाना बंद करता है। इसी को कहते हैं learned helplessness. Seligman found that dogs exposed to unavoidable shocks later failed to escape even when escape became possible. सेलिगमैन ने कुत्तों पे एक्सपेरिमेंट किया और जो उनका पिंजरा था उस पिंजरे में बंद किया, और बाहर उस गेट पे उन्होंने छोटा सा इलेक्ट्रिक चार्ज लगाया। तो जब कुत्ते जाते तो उनको वो इलेक्ट्रिक शॉक फील होता, तो वो अब धीरे धीरे उन्होंने उस गेट की तरफ जाना बंद कर दिया। बाद में वो गेट खोल भी दिया गया, फिर भी कुत्ते उस गेट से आगे नहीं जा रहे थे, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया था कि जैसे ही गेट पे पहुंचेंगे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। इसी बात को इन्होंने समझाया है। और ये जो फेलियर होता है वो ही डिप्रेशन का कारण होता है, एक कारण बन जाता है मानव मस्तिष्क में, मनुष्यों में। जो वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, यानी जो हमारे यहाँ पे होता है सबसे आगे, वो हेल्प करता है इन सारे डर और इन सारे जो इमोशंस हैं फियर से रिलेटेड, उनको वो निर्धारित करने में मदद करता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। स्टीवन मायर ने ये बात बताई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होता है। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है अल्बर्ट बांडूरा का कंसेप्ट है, और इन्होंने बताया कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग रिफर्स टू लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स, यानी और लोगों के बिहेवियर को देख के, ऑब्जर्व करके जो हम सीखते हैं उसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं। और इस कंसेप्ट को बताया अल्बर्ट बांडूरा ने। इसमें जिस व्यक्ति को ऑब्जर्व किया जाता है उसको मॉडल कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बारे में पता होनी चाहिए। अब देखते हैं बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो ये बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है। बैंडूरा जो हैं इन्होंने ही एक्सपेरिमेंट किया बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट का। बोबो डॉल एक प्रकार की फूली हुई डॉल होती है, छोटी सी, आपने देखा भी होगा। तो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया बैंडूरा ने, कि बच्चों को एक थिएटर में एक मूवी चलाई जिसमें कुछ बच्चे जो थे वो बोबो जो डॉल थी उसको बहुत ही एग्रेसिवली, उसके साथ एग्रेसिव बिहेवियर कर रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे। फिर कुछ देर बाद उन्होंने कुछ लोगों को थिएटर में एंटर किया, कराया चिल्ड्रन को, और उस टाइम पे जो पिक्चर चल रही थी उसमें कुछ बच्चे बोबो डॉल के साथ में एग्रेसिव बिहेवियर ना कर रहे थे, बल्कि वो काफी कामली उसके साथ खेल रहे थे। और जो खेल रहे थे फिर उनको रेनफोर्समेंट्स, यानी उनको आप समझ लीजिए चॉकलेट्स या मिठाइयाँ ऐसा कुछ दिया जा रहा था, रिवॉर्ड दिया जा रहा था। लेकिन ये जो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट यानी जो थिएटर में चल रहा था, जब बच्चे एंटर कर रहे थे तो जो एग्रेसिव बिहेवियर कर रहे थे उनको कोई रोक नहीं रहा था, और जो एग्रेसिव बिहेवियर नहीं कर रहे थे उनके साथ भी कोई ऐसा नेगेटिव बिहेवियर नहीं किया जा रहा था। तो बाद में जब बच्चों को दिया गया बोबो डॉल खेलने को, तो बहुत सारे जो जिन लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट को देखा था कि बच्चे जब हैं बोबो डॉल के साथ एग्रेसिव बिहेवियर कर रहे हैं, उनको चॉकलेट्स दी जा रही हैं, उस एग्रेसिव बिहेवियर पे रिवॉर्ड मिल रहा है, तो उन बच्चों को जब अकेला छोड़ा गया बोबो डॉल के साथ में, तो वो भी एग्रेसिव बिहेवियर करने लगे, ताकि उनको ये एक्सपेक्टेशन थी कि हमें भी रिवॉर्ड मिलेगा, हमें भी चॉकलेट्स मिलेंगी। यही थी बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। अब देखते हैं प्रोसेसेस इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यानी प्रेक्षात्मक अधिगम अधिगम की प्रक्रियाएं हैं उनको समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है अटेंशन, यानी ए, अटेंशन, ध्यान। लर्नर मस्ट पे अटेंशन टू द मॉडल। उस जिस मॉडल को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर आप अटेंशन नहीं देंगे तो उसके बिहेवियर को आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। दूसरा मेमोरी यानी स्मृति। आपको लर्नर मस्ट रिमेंबर द ऑब्जर्व बिहेवियर, यानी वो बिहेवियर बोबो डॉल के साथ कैसा कोई कर रहा है वो भी आपको याद होना चाहिए, तभी आप उसको इमिटेट कर सकते हैं। फिर आता है इमिटेशन। लर्नर मस्ट रिप्रोड्यूस द ऑब्जर्व एक्शन। अब उसने जो
एक्शन किया है उसको रिप्रोड्यूस करना चाहिए यानी इमिटेट करना चाहिए। डिजायर और मोटिवेशन, यानी लर्नर मस्ट बी मोटिवेटेड टू परफॉर्म द बिहेवियर, यानी ये डिजायर भी होना चाहिए कि हाँ जैसे वो एक्शन मैंने देखा है, याद किया है, मेमोराइज किया है, वो मैं जाके उसको मुझे इतना मोटिवेटेड हो कि वो जाके उसको रिपीट कर सके। अब देखते हैं विकैरियस लर्निंग किसे कहते हैं। वाइकैरियस लर्निंग यानी प्रतिनिधिक अधिगमन। वाइकैरियस लर्निंग अकर्स थ्रू ऑब्जर्विंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अदर्स एक्शन। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अदर एक्शन, अगर आपके साथ में कोई आपका दोस्त तैयारी कर रहा है और दिन के 8 घंटे पढ़ता है और उसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है प्रीलिम्स में, तो आपके दिमाग में भी आएगा कि अगर मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूँ तो मुझे 8 घंटे पढ़ने चाहिए, तब जाके अगर इसको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं इसके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस में, तो मुझे भी ज़्यादा पढ़ने पे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इसी को कहते हैं डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस। वेरिएबल लर्निंग, वेरिएबल लर्निंग में क्या होता है यानी मौखिक अधिगम में कि वर्बल लर्निंग रेफर्स टू लर्निंग थ्रू वर्ड्स, सिंबल्स या लैंग्वेजेस, जैसे हम इंसान करते हैं कि शब्दों और प्रतीकों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से हम चीज़ों को सीखते हैं, उसको वर्बल लर्निंग कहते हैं। इसके क्या क्या मेथड्स होते हैं आइए देख लेते हैं। तो मौखिक अधिगम की विधियां, तो पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग, एक स्टिमुलस वर्ड इज पेयर्ड विथ रिस्पॉन्स वर्ड, यानी किसी उद्दीपक शब्द को प्रक्रिया शब्द के साथ जोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फ्रेंच सीखनी हो तो आपको फ्रेंच की का मतलब हिंदी या इंग्लिश में जब पता समझ में आएगा, आपको सिखाने वाला बताएगा उस शब्द को, तो आप फ्रेंच सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। इसी बात को पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग कहते हैं कि आपका उस जो फॉरेन वोकेबुलरी है उसके मीनिंग के साथ जब एसोसिएशन क्रिएट होगा, आप समझेंगे तो आप उसको सीखेंगे। फिर आता है सीरियल लर्निंग यानी क्रमिक अधिगम। आइटम्स आर लर्नड इन अ फिक्स सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल, आपने बचपन में ABCD कैसे सीखा, पहले A सीखा, फिर B सीखा, फिर C, फिर D, तो आपने एक सीरियल लर्निंग करी। ये बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है। फ्री रिकॉल यानी मुक्त स्मरण, आपने ABCD सारा सीख लिया, फिर आपसे अगर कोई पूछ दे कि F के बाद क्या आएगा, E के बाद क्या आएगा, U के बाद क्या आएगा, तो जब आप रिकॉल कर लेंगे फ्रीली तो आपको भी ये चीजें परमानेंटली आपके दिमाग में हो जाएंगी। पीपल ऑफन ऑर्गेनाइज वर्ड्स इनटू कैटेगरीज ड्यूरिंग रिकॉल। हमारा मस्तिष्क एक पैटर्न बना लेता है, एक कैटेगराइजेशन कर लेता है फ्री रिकॉल करने के टाइम में। चलिए अब देखते हैं आगे स्किल लर्निंग क्या है, यानी कौशल अधिगम। A skill is the ability to perform complex tasks efficiently through practice। अब स्किल यही होता है कि आप किसी कॉम्प्लेक्स टास्क को एफिशिएंटली प्रैक्टिस कर सकें, यानी कौशल अधिगम के माध्यम से जटिल कार्यों को कुशलतापूर्वक करने की क्षमता को कौशल अभ्यास, स्किल लर्निंग कहते हैं। फिट्स स्टेजेस ऑफ स्किल लर्निंग। अब स्किल लर्निंग के कुछ स्टेजेस हैं। तो पहला स्टेज है कॉग्निटिव फेज, संज्ञानात्मक चरण। इसमें लर्नर अंडरस्टैंड्स इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोराइजेस टास्क प्रिपेयरनेस, यानी पहले कॉग्निटिव फेज में क्या होता है कि सबसे पहले हमें चीज़ों के बारे में समझना होता है, सीखना होता है। इसी बात को कहा गया है कि सीखने वाला निर्देशों को समझता है और फिर उसकी कार्य की प्रक्रिया को याद करता है। उसके बाद आता है एसोसिएटिव फेज, यानी इसमें जो सेंसरी इनपुट्स हैं, संवेदी इनपुट आपकी प्रक्रियाओं के साथ जुड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो अगर आपको बताया जा रहा है, आपको जो सेंसरी इनपुट्स मिल रहे हैं कि नहीं ये गलत पैटर्न हो रहा है, मैंने ABCD ऐसे नहीं याद करी थी, तो आपको जो एरर्स होते हैं उसकी वजह से प्रैक्टिस के थ्रू आप इन एरर्स को डिक्रीज कर सकते हैं। आपके पैटर्न फॉर्मुलेशन में ज़्यादा इफेक्टिवनेस आ जाता है, आप चीज़ों को रिकॉग्नाइज बेहतर तरीके से अपने दिमाग में कर पाते हैं। अब आता है ऑटोनोमस फेज। इसमें क्या होता है कि परफॉर्मेंस बिकम्स ऑटोमेटिक विथ मिनिमम कॉन्शियस एफर्ट, यानी स्वायत्त चरण। अब आप बैठ के ABCD कभी भी नींद में भी आप किसी को सुना सकते हैं, आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली होती है और इतना आप परफेक्ट हो गए होते हैं। फैक्टर्स फैसिलिटेटिंग लर्निंग। अब देखते हैं कौन कौन से कारक हैं जो लर्निंग को सुगम बनाने में सहायता करते हैं।
तो सबसे पहले मोटिवेशन, आपके अंदर अभिप्रेरणा भी होनी चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए कि आपको ये चीज़ सीखनी है। आपको गिटार सीखना है तो आप रोज़ 2 घंटे प्रैक्टिस करेंगे, आपको साइकिलिंग सीखनी है तो आप रोज़ साइकिल चलाएंगे। इस बात का मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। बिना मोटिवेशन के ये नहीं हो सकता है। आपको ये मोटिवेशन इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक यानी आंतरिक या बाह्य दोनों तरीके से हो सकती है। मान लीजिए किसी को गिटार सीखना है किसी को इम्प्रेस करने के लिए, तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। किसी को गिटार सीखना है क्योंकि वो अच्छा म्यूजिशियन बनना चाहता है, तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन्वॉल्व्स एंजॉयमेंट ऑफ द एक्टिविटी इटसेल्फ। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या होगा कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आप किसी की तारीफ सुनना चाहते हैं इसलिए आप गिटार बजाना सीख रहे हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस। रेनफोर्समेंट क्या है? तो रेनफोर्समेंट में रेनफोर्समेंट स्ट्रेंथेंस लर्निंग एंड इंक्रीजेज रिटेंशन। आपने 1 घंटे पढ़ाई करी तो एक गुलाब जामुन मिला, तो जब गुलाब जामुन मिल रहा है तो आपका दिमाग बहुत एक्टिव है, बहुत ही और एफर्ट्स लगा के और कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कर रहा है। इसी बात को कहा गया है कि रेनफोर्समेंट जो है वो सीखने की प्रक्रिया को और मजबूत करता है, स्मृति को बढ़ाता है। प्रैक्टिस, ऑब्वियसली प्रैक्टिस आपके परफॉर्मेंस और मेमोरी को इम्प्रूव करता है। प्रिपेयर्डनेस क्या है? तो प्रिपेयर्डनेस यानी तत्परता, स्पीसीज पॉजेस बायोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स एंड जेनेटिकली प्रिपेयर्ड फॉर सर्टेन एसोसिएशंस। यानी जैविक सीमाएं होती हैं सब में और वो कुछ संबंधों के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होती हैं। अब आगे देखते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या हैं, यानी अधिगम अक्षमताएं क्या हैं। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज आर डिसऑर्डर्स कॉजिंग डिफिकल्टी इन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और मैथमेटिक्स। यानी अधिगम अक्षमताएं ऐसे विकार हैं जो पढ़ने, बोलने, लिखने, गणित आदि में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। और ये इसलिए होते हैं क्योंकि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हमने पहले भी क्लास में डिस्कस किया हुआ है, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। तो इन सारे नर्वस सिस्टम के इश्यूज की वजह से आपके लर्निंग एबिलिटीज कहीं हैम्पर होते हैं। अटेंशन डिसऑर्डर, चिल्ड्रंस आर इजीली डिस्ट्रैक्टेड एंड में शो हाइपर एक्टिविटी। बच्चे आसानी से बैठ के पढ़ाई नहीं करते, इधर उधर भागते हैं, कभी ये ड्राइंग करनी है, कभी वहाँ खेलना है, ये कूदना है। इसको कहते हैं अटेंशन डिसऑर्डर। पुअर कोऑर्डिनेशन, यानी आपके संतुलन, स्थान अभिविन्यास और शारीरिक दक्षता में कठिनाई होती है। आप स्पेस और बाकी सारी चीज़ों से आप बैलेंस, आपका ओरिएंटेशन खराब होता है, आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया रिफर्स टू डिफिकल्टी डिस्टिंग्विशिंग सिमिलर लेटर्स और रीडिंग वर्ड्स जैसे बी और डी, पी और क्यू। जैसे आपने मूवी देखी होगी तारे जमी पर, इस मूवी में इसी प्रॉब्लम पे ये बेस्ड है, आमिर खान की मूवी है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन यूज ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स टू चेंज अनडिजायरेबल बिहेवियर। यानी व्यवहार जो है वो व्यवहार संशोधन, अवांछित व्यवहार को बदलने के लिए क्रिया प्रसूत अनुबंधों के सिद्धांतों का उपयोग करता है। जैसे हमने ऊपर ऑपरेंट कंडीशनिंग देखी, उस ऑपरेंट कंडीशनिंग को यूज करके आप बिहेवियर्स बदल सकते हैं। अब देख लेते हैं टोकन इकोनॉमी। इन टर्म्स का मतलब आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ। टोकन इकोनॉमी क्या है? तो कुछ स्टार्स या पॉइंट्स दिए जाते हैं आपको बाद में जो कि रिवॉर्ड मिल जाए। फॉर एग्जांपल आपने स्विगी जोमेटो से ऑर्डर किया तो आपको कुछ वॉलेट में टोकन्स मिल गए जिनको आप बाद में इनकैश कर सकते हैं, डिस्काउंट ले सकते हैं। तो आप बार बार स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करते हैं उस चीज़ के लिए, रिवॉर्ड के लिए। इसी को टोकन इकोनॉमी कहते हैं। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस क्या है? यानी व्यवहारिक व्यवहार विश्लेषण। तो कॉम्प्लेक्स स्किल्स आर ब्रोकन इनटू सिंपल स्टेप्स एंड एनफोर्समेंट इज यूज्ड टू टीच देम। यानी जटिल कौशलों को छोटे चरणों में विभाजित किया जाता है और पुनर्बलन द्वारा सिखाया जाता है। इसी को अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस कहते हैं। इसका उपयोग जो है वो ऑटिज्म के उपचार में किया जाता है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई है। अब देखते हैं बायो फीडबैक एंड न्यूरो फीडबैक किसे कहते हैं। तो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सच एज हार्ट रेट और ब्रेन वेव्स इज यूज्ड टू गेन कॉन्शियस कंट्रोल ओवर बॉडीली फंक्शंस। इसी को बायो फीडबैक कहते हैं। यानी कि आपके जो शरीर में बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं वो आपके दिमाग से क्या कनेक्शन वो बैठा पा रहे हैं और
क्या आपको वो बताते हैं, उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है आपकी सोचने समझने और बायोलॉजिकल फंक्शंस में। तो हृदय गति और मस्तिष्क तरंगे जैसे जैविक जानकारी का उपयोग शारीरिक कार्यों पर सचेत नियंत्रण पाने के लिए किया जाता है। ये एक टेबल है, आप देख लीजिएगा, 4 ways टू मॉडिफाई बिहेवियर। ये जो हमने ऊपर डिस्कस किया रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट, उन्हीं का एक अरेंज टेबल है। अब देख लेते हैं लर्निंग स्ट्रेटजीज एंड डिजिटल लर्निंग क्या है। तो मेंटल इमेजरी क्या होती है, तो मानसिक कल्पना में मेंटल इमेजरी इन्वॉल्व्स विजुअलाइजिंग इंफॉर्मेशन मेंटली टू इम्प्रूव लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ज्योग्राफी के कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो अगर मैप आपको याद होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद हो कि इंडिया की लैंड बाउंड्री किन किन कंट्रीज से टच कर रही है, तो जब आप इस बात को पढ़ेंगे तो आपको वो दिमाग में मैप बनेगा। जब मैप बनेगा तो आपको हमेशा के लिए कंसेप्ट याद हो जाएगा कि कितने कंट्रीज से इंडिया की लैंड बाउंड्री टच करती है। रिहर्सल, मेंटेनेंस रिहर्सल इन्वॉल्व सिंपल रिपीटिशन, यानी बार बार आप रिहर्सल करेंगे, साधारण दोहराव। जब आप बार बार रिपीटेशन करेंगे तो आपका जो रिहर्सल होगा उसमें वो भी एक रख रखाव रिहर्सल होगा, और इस तरीके से आप मीनिंगफुल एसोसिएशंस बना पाएंगे अपने दिमाग में बार बार उस कंसेप्ट से, स्किल से, बिहेवियर से। ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू मैनेजेबल ग्रुप्स, यानी छोटे छोटे प्रबंधीय समूहों में विभाजित करके आप बड़ी जानकारी को रख सकते हैं, यानी छोटे 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 पार्ट्स में। फॉर एग्जांपल, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे आर्टिकल्स हैं, आप उन सारे आर्टिकल्स को पार्ट वाइज याद करें, पार्ट 3 में क्या है, 4 में क्या है, 5 में क्या है। तो आप ऐसे करके सारे आर्टिकल्स जो कि 350 प्लस हैं उन सबको आप याद कर पाएंगे। इसी बात को ऑर्गेनाइजेशन में समझाया गया है। डिजिटल लर्निंग क्या है, तो डिजिटल लर्निंग आपकी टाइम प्लेस और आपके फंक्शनिंग में, आपकी गति में ये लचीलापन देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप अभी यूट्यूब से देख के लर्न कर रहे हैं तो आप अपने रूम में भी देख के लेक्चर को समझ सकते हैं। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उस टाइम को भी यूटिलाइज करने में इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। इसी बात को बताया गया है। इट इट में रिड्यूस अटेंशन स्पैन एंड इंक्रीज डिस्ट्रैक्शन। अब आप यूट्यूब से क्या पता आप 1 घंटे के लेक्चर में 4 बार आपने रील देख ली हो, तो ये भी समस्या आती है डिजिटल लर्निंग में। हाइपर रीडिंग क्या होती है, तो हाइपर रीडिंग इज अ डिजिटल रीडिंग स्टाइल फोकस्ड ऑन क्विकली आइडेंटिफाई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। आपने जल्दी जल्दी इस पीडीएफ को फटाफट एग्जाम से 2 दिन पहले अगर आपको रिवाइज करना हो तो बहुत तेज, ये जो अंडरलाइन मैंने करा है बस उसी को आपने देख लिया, तो इसको कहते हैं हाइपर रीडिंग। अब एक इम्पॉर्टेंट आपका ये रिवीजन टेबल है, आप इसको आराम से देखिएगा। मैंने आपको ये बना के दे दिया है कि यहाँ पे थिंकर हैं और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। आपको यहाँ से 1-2 सवाल देखने को मिल सकते हैं, तो आप इसको एग्जाम से पहले इजीली रिवाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इवान पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग में कंट्रीब्यूट किया, जॉन बी वॉटसन ने लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट किया। इस तरीके से डेविड प्रीमैक ने प्रीमैक प्रिंसिपल दिया। अब जब आप इन कंसेप्ट को पढ़ेंगे जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग, तो आप दिमाग को दौड़ाएंगे, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होती है, प्रीमैक प्रिंसिपल क्या था। इस तरीके से आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे। एक्टिव रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। आप एक्टिव रिकॉल करने पे फोकस करें तो आपका जो रिकॉल करने का टाइम है वो समय के साथ साथ, रिपीटिशंस के साथ साथ कम होता जाएगा, और बहुत ही अच्छी तरीके से परमानेंटली आपके दिमाग में सारे कंसेप्ट बैठ जाएंगे जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, थैंक यू।